हाँ, तो देखिए, तो कल की जो हमने क्लास ली थी उसमें हम पढ़ रहे थे डीसी मशीन के बारे में, और डीसी मशीन की संरचना के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो डीसी मशीन, पहली बात तो रोटेटिंग मशीन होती है। रोटेटिंग मशीन के हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक होता है मोटर और एक होता है जनरेटर। तो डीसी मशीन भी दो टाइप की थी, एक डीसी मोटर, दूसरा डीसी जनरेटर। अब दोनों की जो संरचना है डीसी मोटर की और डीसी जनरेटर की, वो दोनों सेम होती है। लेकिन जब हम संरचना पढ़ते हैं तो हम जनरेटर को कंसीडर करके इस संरचना को पढ़ते हैं। बाकी संरचना दोनों की सेम है, चाहे वो डीसी मोटर की हो चाहे वो डीसी जनरेटर की हो। तो हम जनरेटर को माइंड में रख के इसकी संरचना का अध्ययन कर रहे थे ना। तो मैंने आपको क्या बताया था उससे पहले, जो हमने स्टार्टिंग करी थी इस चैप्टर की, कि जो डीसी मोटर है और जो डीसी जनरेटर है, तो डीसी मोटर डीसी जनरेटर की हमने वर्किंग देखी थी, कि वर्किंग प्रिंसिपल में हमने बताया था। तो डीसी जनरेटर किस पे काम करता है? फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल पर। ठीक है, पहली चीज आपको ध्यान रखनी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, क्योंकि हमें बिजली पैदा करवानी है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी, जहाँ भी बिजली पैदा करानी होती है वहाँ हम कौन सा नियम यूज करते हैं, मशीन के अंदर कौन सा नियम लागू करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जब किसी कंडक्टर में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल E, और उस E का मान निर्भर करता है डी फाई अपॉन डी टी, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर। तो आपको मशीन में दो भाग चाहिए, एक तो चाहिए कंडक्टर जिसमें आपको बिजली पैदा करवानी है, तो उस भाग को बोलते हैं आर्मेचर सिस्टम। ठीक है, मशीन के अंदर हम उसे आर्मेचर बोलेंगे, और जहां हम फ्लक्स पैदा करेंगे उससे बोलेंगे फील्ड सिस्टम, क्षेत्र, है ना, फील्ड सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो फील्ड सिस्टम हमेशा बनाएंगे जहां हम फ्लक्स पैदा करेंगे। आर्मेचर सिस्टम जहां हम कंडक्टर लगाएंगे, आर्मेचर बाइंडिंग होगी, उसमें कई सारे कंडक्टर होंगे जहां हम बिजली पैदा करवाएंगे। अब आपके पास रोटेटिंग मशीन है तो दो ही भाग होंगे, एक भाग जो नहीं घूमेगा, स्टेशनरी होगा, उसे तो स्टेटर बोलते हैं, जो घूमता है उसे रोटर बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि डीसी जनरेटर के अंदर आर्मेचर मतलब बिजली तो पैदा करवाते हैं रोटर पे, मतलब आर्मेचर किस पे लगाएंगे? रोटर पे लगाएंगे, और फील्ड सिस्टम कहाँ लगाएंगे? स्टेटर पर। ऐसा क्यों करते हैं आपसे पूछेगा वो। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर को रोटर पर स्थापित किया जाता है, क्योंकि एसी को डीसी में क्या करना होता है? चेंज। और आप ये भी ध्यान रखिए कि हम जहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल लगाएंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो जो जनरेशन होगा, जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा और जो करंट पैदा होगी, वो आपके पास कैसी होगी? अल्टरनेटिंग, एसी। लेकिन आपको तो बाहर निकालनी है डीसी, क्योंकि डीसी जनरेटर है। तो फिर आपको जान करके ये आर्मेचर कहाँ स्थापित करना पड़ेगा? रोटर पे। फिर आगे कुछ मैकेनिज्म होगा जिससे ये जो एसी जनरेट हो रही है ये किस में चेंज हो जाएगी? डीसी के अंदर। ठीक है, ये अपन ने देख लिया था। इसके बाद फिर हम इसकी संरचना में ये स्टेटर वाला भाग पढ़ रहे थे, ये बाहर वाला भाग जो आपको दिख रहा है। तो जो बाहर की जो बॉडी है जो स्टेशनरी होती है, खोखला बेलनाकार होता है तो ये, और स्टेशनरी होता है इसलिए इसे स्टेटर बोलते हैं। स्टेशनरी मतलब स्थिर। ठीक है, और आंतरिक भागों की सुरक्षा भी करता है। जो गोल आपको दिखाई दे रहा है बाहर का एरिया, ये आंतरिक भागों की सुरक्षा भी करता है, इसलिए इसे योग भी बोलते हैं। ठीक है ना, स्टेटर बोल दो, योग बोल दो, बात एक ही है। बड़ी मशीन होगी तो स्टील का बना होगा मजबूती के लिए, छोटी मशीन होगी तो कास्ट आयरन का बना होगा। ठीक है, और आकृति खोखली बेलनाकार मैंने आपको बता दिया। अब इस पे क्या होगा? आप क्या स्थापित करने वाले हो? फील्ड सिस्टम। भाई आर्मेचर तो रोटर पे होगा, इस पे आप क्या स्थापित करोगे? फील्ड सिस्टम, मतलब इसमें हम पोल लगाएंगे, वाइंडिंग लगाएंगे, फील्ड वाइंडिंग, और फ्लक्स पैदा करवाएंगे। ठीक है ना, तो डीसी मशीन में फील्ड सिस्टम स्टेटर पर स्थापित किया जाता है, मैंने आपको वहाँ बताई दिया है ना। अब यहाँ जो ये पोल लगा रखे हैं, ये चार पोल लगे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। 4 पोल मशीन है, 1 2 3 और 4। तो आपको यहाँ दिख रहे होंगे, है ना। देखिए ये मैंने अलग से यहाँ पे एक पोल बनाया था। तो एक तो इन्हें बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल, विद्युत चुम्बकीय पोल। मतलब इस पे हमने लोहा है, मतलब स्टील का होगा या लोहे का होगा, इस पे वाइंडिंग हमने लपेट रखी है। जब वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी, जब हमें काम में लेना होगा जनरेटर, उस समय इस वाइंडिंग में हम करंट फ्लो कराएंगे, और उस समय ये लोहे का टुकड़ा क्या बन जाएगा? चुंबक। और जब हमें इसे काम में नहीं लेना तो वाइंडिंग में करंट जीरो कर देंगे, तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा, और ये लोहे का टुकड़ा जो चुंबक बन गया था ये वापस से लोहा बन के रह जाएगा। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी ऐसा आपके पास पोल, जब आपने करंट फ्लो कराई तब तो वो चुंबक बन गया, जब करंट हटा दी तो उसका चुंबकीय गुण समाप्त हो गया। ऐसे पोल कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल। ठीक है, अब इस पोल को देखिए आप, है ना।
ये पोल जो था आपके पास में इसमें ये जो भाग है, अब देखिए एक चीज़ और इसमें मैं आपको लिखाना भूल गया था, फिर भी मैं एक बार आपको बता दूंगा। अब देखिए इस पोल में ये जो भाग है, ये वाला जिस पे आपने वाइंडिंग लपेट रखी है, वाइंडिंग है ग्रीन कलर में जो आपको दिख रही है, इसे बोलेंगे फील्ड वाइंडिंग, क्षेत्र कुंडली। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि फील्ड वाइंडिंग में डीसी करंट हम फ्लो करवाएंगे, ठीक है ना। हम इसमें कौन सी करंट फ्लो करवाएंगे? डीसी करंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस फील्ड वाइंडिंग में हमेशा डीसी करंट फ्लो होगी। ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको हमेशा इसको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो है कौन सी करंट फ्लो होती है? डीसी करंट, ठीक है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखिए कि जिस भाग पे हम वाइंडिंग लपेटते हैं उस भाग को बोलते हैं कोर। तो ये है पोल की कोर, तो इसे बोलेंगे पोल कोर। जो ये ऊपर वाला भाग है जिसपे आपने फील्ड वाइंडिंग लपेट रखी है, तो इसे बोलते हैं पोल कोर। और जो नीचे वाला जो भाग है, जो जूते की तरह आपको दिख रहा है, इन्हें बोलते हैं पोल शू। ये आपको इधर दिखाई दे रहा है, ये जो भाग है ये वाला, ये पूरा भाग आपका जो है ये पोल शू कहलाता है। ये जो आपको इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये भाग पोल शू से ये है, ये है। तो इसका एक काम तो क्या है कि ये आपकी फील्ड वाइंडिंग को, क्योंकि मशीन चलेगी तो वाइब्रेट करेगी, तो उसे आधार प्रदान करता है, टिका के रखता है, नीचे नहीं गिरने देता, वरना बाहर निकल जाएगी तो अगर सीधा होगा तो इसके दो काम थे जो हमने लिख रखे थे। एक तो पहला जो काम था वो ये था कि फील्ड वाइंडिंग को आधार प्रदान करता है, और दूसरा इसका काम था कि यहाँ चारों तरफ जो वायु अंतराल होता है, देखिए यार वायु अंतराल तो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको रोटर को रोटेट करवाना है, तो रोटर कैसे घूमेगा नहीं तो वायु अंतराल सब जगह पे समान करता है, ये इसका काम है। और समान करने से क्या फायदा होता है कि सब जगह वायु समान हो जाती है। और मैंने आपको बताया था वायु हर चीज का विरोध करती है। वायु करंट के बहने का भी विरोध करती है, जब करंट फ्लो होती है तो प्रतिरोध लगा देती है, और जब वायु में से फ्लक्स फ्लो होता है तो उसके मार्ग में क्या लगाती है? प्रतिष्ठम। आपको पता ही है कि फ्लक्स के बहने का विरोध जो है वो कौन करता है? प्रतिष्ठम, रिलक्टेंस, ठीक है। तो ये आपके पास में एयर गैप समरूप करने से क्या होता है कि सब जगह वायु समान हो जाती है। सब जगह वायु समान हो जाती है तो उससे क्या होता है कि सब जगह पे वायु का विरोध भी समान हो जाता है। वायु का विरोध समान हो जाता है तो सब जगह पे फ्लक्स की मात्रा भी समान हो जाती है। नहीं तो क्या होगा कि वायु अगर अलग अलग, कहीं पे वायु ज़्यादा है तो वहाँ विरोध ज़्यादा होगा तो वहाँ फ्लक्स कम हो जाएगा, जहाँ पे वायु कम है वहाँ पे विरोध भी कम होगा तो वहाँ फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर सही तरीके से फ्लक्स का वितरण नहीं हो पाएगा, वितरण सही नहीं हो पाएगा तो जो बिजली पैदा होगी उसमें हमें प्योर साइन वेव नहीं मिलेगी जैसी हम चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि वायु अंतराल समान समरूप करना भी इसी का काम होता है, किसका? पोल शू का। रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। वायु अंतराल समान करता है तो उससे क्या होगा, सब जगह पे वायु समान हो जाएगी, तो सब जगह पे वायु का विरोध भी समान हो जाएगा, तो सब जगह पे फ्लक्स की मात्रा भी कैसी होगी? समान होगी, है ना। फिर नोट कर लीजिएगा आप लोग अलग से। और ये जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये फील्ड वाइंडिंग कैसी होती है? सम केंद्रीय। ये ऐसे होती है, वो एक के ऊपर एक लपेट रखी होती है, तो सभी का जो केंद्र है वो समान होता है। देखिए एक के ऊपर एक लिपटी होगी, है बहुत ही बारीक तार की होती है, तो सभी का केंद्र समान होता है, तो हम इसे बोलते हैं सम केंद्रीय प्रकार की या कोसेंट्रिक टाइप, है, इसे ध्यान रखिएगा। कोसेंट्रिक टाइप है ना, ये यहाँ तक हम कल देख चुके थे। और एक चीज और जो मैं लिखना चाहता हूँ आपको, जो अपन भूल गए थे, ये जो पोल है इनको बोलते हैं सेलिएंट पोल। ये आपको अलग से ध्यान रखना है। सेलिएंट पोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पोल जो अलग से दिखाई दें। देखो स्टेटर अलग से दिख रहा है और स्टेटर के अलावा पोल अलग से दिख रहे हैं। अभी आप आगे और मशीनें पढ़ेंगे जिसमें रोटर के अंदर ही पोल होंगे और पोल आपको पृथक नहीं दिखेंगे। तो जहां पृथक नहीं दिखते, मतलब जैसे रोटर है, रोटर में ही पोल है लेकिन वो आपको दिख नहीं रहे, तो उन्हें तो बोलते हैं, या स्टेटर में ही पोल है लेकिन वो आपको दिख नहीं रहे, उन्हें बोलते हैं नॉन सेलिएंट पोल। और जहाँ पे स्टेटर अलग दिख रहा है, पोल अलग दिख रहे हैं, ऐसे ही रोटर पर भी आएगा, रोटर अलग दिखेगा, पोल अलग दिखेंगे। तो ऐसे पोल जो पृथक दिखाई देते हैं उन्हें बोलते हैं सेलिएंट पोल। तो आपसे पूछे डीसी मशीन में किस प्रकार के पोल उपयोग करते हैं, तो डीसी मशीन में सेलिएंट प्रकार के
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो होंगे ही, सही है ना। सेलेंट प्रकार के पोल उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सेलेंट पोल कौन से होते हैं? वह पोल जो पृथक दिखाई दे, वह पोल जो मुख्य संरचना, तो मुख्य संरचना क्या होगी? यहाँ तो स्टेटर हो गया, कहीं पे रोटर भी हो सकती है। मुख्य संरचना से पृथक दिखाई दे, ऐसे पोल कौन से पोल कहलाते हैं? सेलेंट पोल, है ना। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आता है, पूछ लेते हैं कभी कभी कि भाई डीसी मशीन में कौन से पोल उपयोग किए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सेलेंट पोल, ये ध्यान रखिएगा आप सब। अब इसके बाद हम चलते हैं एयर गैप के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एयर गैप के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? आपसे पूछेगा रोटेटिंग मशीन्स में कोई सी भी हो, है ना, घूमने वाली मशीन, उसमें एयर गैप क्यों दिया जाता है? रोटर के फ्रीली मोशन या स्वतंत्रता स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन के लिए, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं फ्रीली मोशन के लिए, है ना। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कोई सी भी रोटेटिंग मशीन हो, चाहे वो डीसी मशीन हो, चाहे वो इंडक्शन मशीन हो, चाहे वो सिंक्रोनस मशीन हो, सबके अंदर जो है एयर गैप छोड़ा जाता है ताकि रोटर स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सके? घूर्णन कर सके, है ना। ध्यान रखिएगा सभी के अंदर। अब हम मुख्य भाग पर आते हैं। अगला जो भाग है हमारा वो है रोटर। अब रोटर में आपको सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि रोटर पे हम क्या स्थापित कराते हैं? आर्मेचर, है ना। ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज तो हम ये लिख लेते हैं, आर्मेचर को, क्योंकि बिजली यही पैदा करवानी है, रीजन क्या? आर्मेचर को रोटर पर स्थापित करते हैं। आर्मेचर को रोटर पर स्थापित करते हैं, क्यों? रीजन मैंने आपको बता दिया था। रीजन क्या था कि जो एसी जनरेट हो रही है, एसी को हमें किस में चेंज करना है? डीसी में। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना था। देखिए इसका हम डायग्राम देखें। कल डाउनलोड किया था, ये देखिए आप डायग्राम देखिए इसका। पहले इसमें कुछ पार्ट है तो मैं उनके एक बार नाम लिख देता हूँ ताकि हमें ध्यान रहे। देखिए इसमें मुख्य मुख्य चीज़ तो आपको दिख रही है। ये तो आपको दिख ही रहा है कि शाफ्ट है। रोटर भी खोखला बेलनाकार होता है भाई, उसके बीच में से भी क्या निकलती है? ये शाफ्ट है आपके पास। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है आर्मेचर वाइंडिंग है। इसके अलावा ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ये है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर हिंदी के अंदर बोलते हैं दिक् परिवर्तक। इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है आपको इधर से। और फिर इसके ऊपर लगे होते हैं कार्बन के दो ब्रश होते हैं इन पे। एक ऊपर की तरफ होता है, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं।
ऐसे यहाँ पे दो ब्रश होते हैं, यहाँ से सप्लाई बाहर जाती है। ये R1 के ब्रश होते हैं। ये जो भाग है इन्हें बोलते हैं कार्बन ब्रश। ठीक है, और मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ। इसको नहीं है, एक मिनट रुकिए। इस वाले डायग्राम को देखिए, इसमें थोड़ा ये और साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें। इसमें तो ऐसा लग रहा था कि वाइंडिंग पेक हो रही है बिल्कुल भी। ये लगभग पेक ही कर देते हैं ये। देखिए इसमें आपको ये चीज़ साफ साफ इसमें दिख रही होगी कि इसके अंदर जो है ये जो इन्हें तो बोलते हैं तीत, ये तो बाहर की जरूर, इन्हें बोलते हैं दांते। ये तो तीत है ना, दांते। और ये जिसमें वाइंडिंग लिपटी हुई है इन भागों को बोलते हैं स्लोट। ये जो भाग है ये वाले, इन भागों को बोला जाता है स्लोट। ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। इनमें देखिए खांचे कटे हुए हैं, इनमें वाइंडिंग माउंट कर रखी है। ये आर्मेचर वाइंडिंग है, इधर भी है और ये यहाँ भी है, आपको दिख रही होगी साफ साफ। ये पूरी आर्मेचर की वाइंडिंग है, इसको माउंट कर रखी है। और ये तार एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, दिख तो रहे हैं कि एक दूसरे पर लिपटे हुए हैं। इनके ऊपर वार्निश चढ़ी हुई है। वार्निश इंसुलेशन होता है ताकि ये दोनों तार एक दूसरे से टच नहीं हो, शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाए। ध्यान रखिए, यही चीज़ जलती है। वार्निश जल गया तो फिर वाइंडिंग जल जाएगी पूरी, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है जो आपको दिखाई दे रही है ना। इस चीज़ आपको ध्यान रखना। तो आर्मेचर, तो एक तो स्लोट कट रहे हैं, आपको दिख ही रहे हैं। बीच में जो खांचे हैं इन्हें स्लेट बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर स्लोट, हिंदी के अंदर खांचे। आर्मेचर स्लोट आप बोल सकते हो, ठीक है। टीथ इंग्लिश के, हिंदी के अंदर बोलते हैं दांते। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज़ आर्मेचर वाइंडिंग आपको दिखी गई। आगे और डिटेल से हम इसे पढ़ेंगे, पर अभी आप ये ध्यान रखिए कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है, एक तो वो बनी होती है कॉपर की, ठीक है ना। मेनली कॉपर की बनाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, कॉपर की बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको इसमें चीज़ ध्यान रखनी जो है कि ये कौन से प्रकार की होती है, वितरण प्रकार की। वितरण मतलब सब स्लोट में जो इसके जो टर्न है या जो इसकी कोइल्स है उनकी संख्या कैसी होती है, बराबर। देखिए सब जगह पे आप अगर इसको यहाँ से देखेंगे ना पूरा गोला, तो सब जगह पे एक खांचे में जितने तार हैं उतने ही तार दूसरे खांचे में होता है। मतलब सब जगह पे कंडक्टर की जो संख्या है वो समान होती है। तो एसी वाइंडिंग जिसमें सभी स्लोट्स में कंडक्टर की संख्या समान हो, एसी वाइंडिंग को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग। ध्यान रखिएगा ना, मैं लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि आर्मेचर वाइंडिंग कौन से प्रकार की होती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग होती है आपकी यह वाइंडिंग, तो ध्यान रखिएगा ना, ये वाइंडिंग वितरण प्रकार की, इंग्लिश के अंदर आप इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप, वितरण प्रकार की होती है। दूसरा पॉइंट आपको इसमें ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। वितरण प्रकार की मतलब सभी खांचों में कंडक्टर की संख्या किसी समान, ऐसी वाइंडिंग कहलाती है वितरण प्रकार की। और उससे पहले जब आपने ये जो फील्ड वाइंडिंग आपने देखी, फील्ड वाइंडिंग जो किस पे थी, स्टेटर पे, जो आपने पोल पे लगा रखी थी। ये देखिए जो आपने पोल पे लगा रखी थी वो कौन से प्रकार की थी, वो थी कोसेंट्रिक, मतलब समकेंद्रीय प्रकार की, है ना। ये ध्यान रखना आप,
कोसेंट्रिक प्रकार की होती है। डीसी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो तो, और जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो आपके पास में कौन से प्रकार की होती है, वितरण प्रकार की। और एक और तीसरी चीज, अच्छा वो भी कॉपर की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग भी किसकी बनी होती है, कॉपर की। ये भी लिख देता हूं मैं, कॉपर की बनी होती है। ठीक है, कॉपर की बनी होती है, उसको ध्यान रखिएगा। और तीसरी चीज जो आपको आर्मेचर वाइंडिंग में ध्यान रखनी है कि इसमें बिजली पैदा होगी, और वो कौन सी होगी, एसी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाइंडिंग में, एसी करंट फ्लो होती है, जबकि फील्ड वाइंडिंग में डीसी होती है, वही ध्यान रखिएगा ना। इस वाइंडिंग में एसी करंट फ्लो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो डीसी वाइंड जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें तो आपकी कौन सी करंट फ्लो होती है, डीसी वाली वाइंडिंग के अंदर, सॉरी फील्ड वाइंडिंग के अंदर तो आपकी डीसी करंट। और आर्मेचर वाइंडिंग जिसमें आपको बिजली पैदा करानी है, और बिजली हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूप से कौन सी उत्पन्न होती है, एसी। तो एसी करंट फ्लो होती है, सॉरी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। स्लोट कटे हुए खांचे, और रोटर भी जो है, ये आपको पूरा रोटर की संरचना है। और रोटर भी जो है वो कैसा होता है, खोखला बेलनाकार। तो खोखला बेलनाकार क्यों, क्योंकि इसमें भी शाफ्ट होगी भाई, देखिए बाहर निकली हुई है ना। तो ये इसके बारे में दो तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए। अब बात करते हैं रोटर की। रोटर का मटेरियल कौन सा होगा जो आपने यहाँ लगा रखा है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, रोटर के अंदर, ये रोटर के बारे में लिख रहा हूँ मैं, खोखला बेलनाकार तो है ही, ये मैंने यहाँ लिख ही दिया। अब इसमें जनरेशन जो होगा वो एसी पे होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो एसी है तो यहाँ पे जो फ्लक्स पैदा होगा आर्मेचर में वो भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग। और अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो है, तो मैंने आपको बताया था जब हमने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था कि अल्टरनेटिंग जो फ्लक्स है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स हमेशा आपकी कोर में, ये भी कोर है भाई, आपने मैंने बताया था ना, कोर जिस भी वहां पे वाइंडिंग लपेटते हैं उसे कोर बोलते हैं। तो कोर, तो जो रोटर पे भी वाइंडिंग लपेट रखी है आपने, आर्मेचर वाइंडिंग, तो रोटर भी कोर है, पर ये रोटेटिंग गति करता है इसलिए इसे रोटर बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो रोटेटिंग गति करता है इसलिए से क्या बोलते हैं, रोटर। अब इसमें जो वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रही है वो एसी है, अल्टरनेटिंग। ठीक है, और इससे जो फ्लक्स पैदा होगा वो भी अल्टरनेटिंग होगा। तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स आपके रोटर में दो तरह के लॉसेस करेगा, वही दोनों। कौन सा लॉसेस, एक तो एडी करंट लॉसेस, एक लॉसेस तो करेगा एडी करंट लॉसेस, ठीक है, और एक करेगा हिस्टेरेसिस लॉसेस। ये वहां भी करे थे वही ट्रांसफॉर्मर में। तो एडी करंट लॉसेस को दूर करने के लिए, तो आप जो रोटर है उसमें उसको किसका बनाओगे, उसको बनाओगे किसका, लेमिनेटेड। एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए आप रोटर का जो मटेरियल है उस मटेरियल को सॉलिड न बना के उसे क्या कर दोगे, लेमिनेटेड कर दोगे, उसे लेमिनेशन का बनाओगे, ध्यान रखना। और हिस्टेरेसिस लॉसेस कम करने के लिए मैंने आपको उसमें बताया था, ट्रांसफॉर्मर जो लॉसेस बढ़ रहे थे, कि हिस्टेरेसिस लॉसेस दूर करने के लिए आप रोटर के मटेरियल में, वहां पर ट्रांसफॉर्मर कोर थी, आप उसके मटेरियल में जो आप स्टील तो लोगे सही, पर उस स्टील को सॉलिड ना बना के किसका बनाओगे, लेमिनेशन का। एडी करंट लॉसेस दूर करने के लिए और हिस्टेरेसिस लॉसेस दूर करने के लिए 2 से 5% क्या मिलाओगे, सिलिकॉन। सेम ट्रांसफॉर्मर की कोर की तरह, क्योंकि वहां भी आप एसी दे रहे थे और यहाँ एसी पे जनरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी वही लॉसेज होंगे जो वहां हो रहे थे आपकी ट्रांसफॉर्मर की कोर में। और जैसे आपने वहां उन लॉसेस को दूर करा था, वैसे ही आप इस रोटर में, क्योंकि आपको पता है भाई स्टेटर के अंदर तो फील्ड वाइंडिंग जो उसमें तो डीसी करंट है, उसमें तो करंट का मान चेंज होगा ही नहीं जो स्टेटर पर लगी हुई है। और जो फ्लक्स है वो भी डीसी वाला होगा इसमें पूरे स्टेटर में। तो डीसी फ्लक्स का मान ही चेंज होगा, तो ना तो एडी करंट लॉसेज होंगे स्टेटर में, और ना जो है आपके पास में हिस्टेरेसिस लॉसेज होंगे। ये एडी करंट लॉसेज और हिस्टेरेसिस लॉसेज किस में होते हैं, मतलब आयरन लॉसेज किस में होते हैं, रोटर में।
क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स का मान लगातार चेंज होता है, क्योंकि जनरेशन जो है वो कैसा होता है, एसी पर, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ लिखा हूँ आपको, आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ये मैंने वहाँ एक्सप्लेन कर दिया था, उस वीडियो को दोबारा देख लेना कि रोटर किसका बना होता है, सिलिकॉन, स्टील, लेमिनेशन, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का बना होता है। आपसे पूछे क्यों, ये मैंने आपको लिखा भी दिया था, फिर भी लिखा रहा हूँ। सिलिकॉन क्यों मिलाते हैं, 2 से 5% सिलिकॉन क्यों मिलाते हैं, कौन सी हानियां दूर करने के लिए, हिस्टेरेसिस या शैथिल्य हानियां। शैथिल्य हानियां दूर करने के लिए, है ना, ध्यान रखिएगा। और स्टील क्यों यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं ताकि फ्लक्स आसानी से फ्लो हो सके। स्टील अपने अंदर से फ्लक्स को आसानी से फ्लो देता है, मतलब जो विरोध होता है, तो फ्लक्स के बहने का विरोध कौन करता है, प्रतिष्ठम। तो यह फ्लक्स के मार्ग में निम्न प्रतिष्ठम पथ, फ्लक्स के लिए निम्न प्रतिष्ठम पथ उपलब्ध कराता है। या लो रिलक्टेंस पाथ, है ना, प्रोवाइड कराता है कौन, स्टील। और लेमिनेटेड क्यों करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। तो लेमिनेटेड करते हैं एडी करंट लॉसेस कम करने के लिए, या भंवर धारा हानियां कम करने के लिए, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रोटर के अंदर स्लोट के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, देखिए। और ये थोड़ा स्लोट को ऐसे बाहर भी निकाल रखा है थोड़ा, ताकि वाइंडिंग बाहर ना निकल जाए, है। इसमें तो, इस रोटर में तो पूरा ही पैक कर रखा है, देखो, ताकि घूमेगी तो वाइंडिंग बाहर की तरफ नहीं निकल जाए, क्योंकि अभी केंद्रीय बल लगता है जो इस वाइंडिंग को बाहर की तरफ धकेलेगा जब ये घूमेगी, तो बाहर निकालने से रोकना होता है ना। ये आपको ये बात हुई आपके रोटर की और किसकी, आर्मेचर। अब बात करते हैं, ये जो भाग मैंने आपको बताया, यही वो दोनों भाग हैं, एक तो कम्यूटेटर, दिक् परिवर्तक, और कार्बन ब्रश। यही दोनों मिलके एसी को किसमें चेंज करते हैं, डीसी में। यही दोनों मिलके आपका एसी को किसमें चेंज करते हैं, डीसी के अंदर, कम्यूटेटर प्लस कार्बन ब्रश। अभी अगला भाग देखो, तो अगला भाग जो है वो है कम्यूटेटर। ये आपको दिखाई दे रहा है, इधर देखो, खोल के दिखा रखा है। तो ये जो भाग है, ये जो इसके भाग ऊपर निकले हुए हैं, ये भाग जुड़ते हैं आर्मेचर वाइंडिंग से। देखो, ये आर्मेचर वाइंडिंग इन्हीं पे आगे जुड़ रही है, कम्यूटेटर है इन्हें, और इन्हें बोलते हैं राइजर। राइजर मतलब ऊपर निकले हुए शीट्स की तरह, राइज मतलब ऊपर निकले हुए। और इन्हीं से आके ये आर्मेचर वाइंडिंग जो आपको दिख रही है, ये यहाँ कनेक्ट होती है इस वाले एरिया में, ठीक है। और आपको दिख रहा है, देखो, ये अलग अलग खांचे बने हुए हैं इसमें। तो इन जो आपको खांचे, ये जो आपको अलग अलग टुकड़े पीस दिखाई दे रहे हैं, इन भागों को, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहे हैं, इन भागों को बोलते हैं सेगमेंट्स, है ना, ध्यान रखिएगा, सेगमेंट्स, खंड।
तो जो कम्यूटेटर है वो बना होता है सेगमेंट्स का, खंडों का। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। जो आपका कम्यूटेटर होता है वो बना होता है किनका, खंडों का बना होता है। और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है इसमें, कि सेगमेंट जो हैं, मतलब इस कम्यूटेटर के जो खंड हैं वो बने होते हैं हार्ड ड्रोन कॉपर के। हार्ड ड्रोन कॉपर मतलब मजबूत कॉपर होता है। इसमें कुछ कॉपर में कुछ और पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे थोड़ा कठोर हो जाता है ना। हार्ड ड्रोन कॉपर के बनाए जाते हैं। ये पूछते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स हैं, जो खंड हैं, ये किसके बने होते हैं, हार्ड ड्रोन कॉपर के। अब फिर आपको पता है भाई ये खंड है, अब इन्हें को इन्होंने सीधा तो नहीं जोड़ा होगा, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट ये खंड को दूसरे खंड से अगर ये जोड़ देंगे तो फिर तो ये टुकड़े करने का ही मतलब क्या था। तो इनके दो सेगमेंट के बीच में जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये इधर भी आपको ये हल्का हल्का सा दिख रहा होगा पदार्थ, ये होता है माइका, अब्रक। तो आपको ध्यान रखना है कि दो सेगमेंट्स के बीच में या दो सेगमेंट को पृथक रखने के लिए, वरना फिर तो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो वैसे ही काम करेंगे जैसे ये एक दूसरे से जुड़ रहे हो, तो फिर टुकड़े करने की भी कहाँ जरूरत आ रही है। दो सेगमेंट्स को पृथक करने के लिए दो सेगमेंट्स को पृथक करने के लिए इनके मध्य, मतलब सेगमेंट्स के मध्य, इनके मध्य माइका, अब्रक, माइका की परत चढ़ाई जाती है। माइका अब्रक की परत चढ़ाई जाती है ना, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये पूछा जाता है कि इसके जो कम्यूटेटर है किसका बना होता है, सेगमेंट्स का, और सेगमेंट किसके बने होते हैं, हार्ड ड्रोन कॉपर, है ना, मजबूत कठोर कॉपर के। ध्यान रखना आपको ना, हार्ड ड्रोन कॉपर। ठीक है, ये उभरे हुए जो भाग है आपके कम्यूटेटर के सेगमेंट के, इन्हें राइजर बोलते हैं। और दो कम्यूटेटर को पृथक रखने के लिए उनके मध्य में इसमें किसकी परत लगा रखी है हमने, माइका की, है ना, ये ध्यान रखिएगा कि परत इसमें लगा रखी है। ठीक है,